हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारी टॉपिक होने वाली है, वो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन के बारे में। तो गाइज, आज हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग और यहाँ पे निर्वाचन के बारे में समझेंगे। और उससे पहले सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए गाइस, आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन बच्चों गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने गोल को वहां पे सेलेक्ट करिएगा। एनटीए यूजीसी नेट आपका गोल है, ठीक है। तो आप वहां पे देखेंगे अनअकैडमी आपको वहां पे 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान क्या करती है बच्चों, प्रोवाइड कराती है। और मेरा आप लोग को हमेशा पर्सनल सजेशन यही रहता है कि आप मिनिमम 12th मंथ या 24 मंथ तक का क्या करिएगा, प्लान लीजिएगा, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा, यूज माई रेफरल कोड SAF10। तो जैसे आप स्टूडेंट्स मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करते हैं तो वहां पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते चलते हैं स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है नए साल में। अभी तक ये सब्सक्रिप्शन केवल आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए होता था और नीट जेई के स्टूडेंट्स के लिए होता था, लेकिन अब अनअकैडमी आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है। आइए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा सब्सक्रिप्शन है ये। तो प्लस में और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है बच्चों, इसको हमें जानना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख के चल सकते हैं कि प्लस में और आइकॉनिक में आप लोगों को क्या फर्क है, ये हम जानते हैं। लाइव क्लासेस दोनों जगह पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे आप स्टूडेंट प्लस पर आप हो या आइकॉनिक पर हो। बच्चों, आपको टेस्ट सीरीज दोनों जगह प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे आप प्लस पे पढ़ते हो या आइकॉनिक पे। आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस दोनों जगह कराई जाएंगी, चाहे आप प्लस पे हो या आइकॉनिक पे हो। और स्ट्रक्चर शेड्यूल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बेनिफिट क्या है यहाँ पे जब सारी चीजें प्लस और आइकॉनिक में सेम है? जी हाँ, बेनिफिट है। और वो बेनिफिट अब आप यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर आइकॉनिक का एडमिशन लेते हैं, आइकॉनिक का एडमिशन आपको देखिएगा जब आप 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लेते हैं तो ये चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है वो हम देख के चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको एक पर्सनल कोच वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक पर्सनल मेंटोर आपको स्टूडेंट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप एनी टाइम जब भी चाहेंगे अपने प्रॉब्लम को वहां पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन देंगे वो आपको सॉल्व करके दे देंगे। मीन्स आप समझ सकते हैं, जब भी आप चाहेंगे अपने पर्सनल कोच, अपने पर्सनल मेंटोर से आप हेल्प ले सकते हैं। सोचिए कितनी बेहतरीन चीज है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे पर्सनली कोचिंग कर देंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना बेनिफिट होने वाला। बच्चों, स्टडी प्लानर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टडी प्लानर्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। स्टडी बूस्टर सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बच्चों कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस भी आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज भी आपको करवाए जाएंगे। और सबसे मेन बात है कि बच्चों, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। और ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक का, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। अपकमिंग बैचेस की आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो आई होप गाइस आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा, यूज माय रेफरल कोड SAF10। तो जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करते हैं, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि गाइस, अनअकैडमी का कॉम्बैट सीरीज यहाँ पे शुरू हो रही है। तो ये कॉम्बैट सीरीज के बारे में क्या है, इसको जान लीजिएगा, ठीक है। कॉम्बैट आपका 31 जनवरी 2021 को मॉर्निंग में 11 AM पर शुरू होगा।
1 घंटे का 60 मिनट का आपका ये टेस्ट है और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। हरी अप गाइस, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग अपनी देख सकते हैं लीडर बोर्ड पर। साथ ही साथ आपको अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है या 50 रैंक तक, आपको अनअकैडमी अमेजन का गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड कराएगी 10,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का, 2,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। मैं तो सारे स्टूडेंट्स यही कहूंगा कि जल्द से जल्द हरी अप, आप जल्दी से जाइए अनअकैडमी की साइट पर और वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कॉम्बैट 31 जनवरी 2021 को होने वाला है 11 बजे। तो याद रखिएगा, बिफोर 31 जनवरी से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। ठीक है, चले गाइस, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चले गाइस, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की। और आज रिपब्लिक डे है तो उसी के लिए आज देखिए कुछ हम इलेक्शन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे और इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं। तो इलेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारे यहाँ कौन कौन से टाइप के इलेक्शन होते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जैसे हमारा लोकसभा, विधानसभा और पंचायत का चुनाव होता है। क्या होता है ये हम समझते हैं। और दूसरा टाइप का इलेक्शन होता है ये बच्चों, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में, जहां पे जनता का डायरेक्ट भागीदारी होती है, जहां पे जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, वो इलेक्शन होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। यानी लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के इलेक्शन, नगर निगम, नगर पालिका, ये सारे के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम आप डायरेक्ट जाकर के यहाँ पे वोटिंग करते हो। लेकिन यहाँ पे समझेंगे दूसरे टाइप का इलेक्शन जिसको हम बच्चों बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि क्या होता है इसको हम समझेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। जैसे आप यूं कह सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका इलेक्शन, और विधान परिषद के यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो यहाँ पे एमएलसी जिनको बोलते हैं उनका। तो यहाँ पे एमएलसी, राज्यसभा के एमपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सबका इलेक्शन बच्चों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, चलो, तो ये सब टॉपिक आपको मैं जब पढ़ाऊंगा यहाँ पे पूरी तरीके से कि पार्लियामेंट में लोकसभा क्या होती है, सारी चीजें, फिर स्टेट असेंबली में हम देखेंगे विधानसभा क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा लोकसभा राज्यसभा के बारे में। फिलहाल तो अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। ओके गाइस, चलो अपने टॉपिक पे यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इलेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, तो आपके मालूम होगा कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या करती है। इलेक्शन कमीशन बच्चों ये क्या करती है, हमारे यहाँ इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की होती है, हम यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है हमारा क्या है, कैसे है, सब कुछ यहाँ पे समझते हैं। देखो, चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। तो यानी आप समझ सकते हो कि हर साल इस दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी यानी कि जस्ट अभी कल की बात मैं कर रहा था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप यहां कर सकते हैं नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। ओके गाइस, तो नेशनल वोटर्स डे एवरी 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी दिवस का उद्देश्य भी था, ऑब्जेक्टिव भी था बच्चों। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न करना, यानी कि जो भी वोटर्स थे उनको अवेयर करना। वोटर्स में क्या करना? अवेयर करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह 3 सदस्यीय संस्था होती है, यानी कि 3 मेंबर बॉडी है। याद रखिएगा, ये 3 मेंबर बॉडी है। इंग्लिश वाले सुनते रहेंगे और इंग्लिश वाले तो स्लाइड्स में दिख रहा ही होगा उनको, हिंदी वालों को। तो इंग्लिश वाले प्लीज और हिंदी वाले आप लोग भी नोट्स इसको बनाते चलिएगा। जिस तरीके से मैं आपकी सारी नोट्स बनवाता हूँ इसको भी यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स की बॉडी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी कि एक इसमें हेड होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं,
और प्लस इसके 2 और मेंबर होते हैं जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा 3 मेंबर्स की बॉडी होगी जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो, और 2 और मेंबर्स कौन कौन है? क्योंकि 3 मेंबर्स की बॉडी होती है ना बच्चों। तो यहाँ देखें, ये जैसे हमारे इलेक्शन होता है ना लोकसभा का, विधानसभा का, जैसे इस साल अभी जून से पहले पहले 5 स्टेट में हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। देखो थोड़ा सा, अगर आप हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीजें करंट से अपडेट होना चाहिए, हमें अवेयर भी होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब से पढ़ के हम बस सिर्फ पास हो जाए। थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिए इन चीजों में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही लाजवाब और मजेदार सब्जेक्ट है। तो हम इसी तरीके से आगे आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। और जो नए बच्चे आज मुझसे जुड़ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 5। ठीक है, और शाम वाली बैच में मैं यूनिट 6 वहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, कल से मैं अपनी फिर से यूनिट 5 पे लौट आऊंगा और फिर शाम वाली में बैच में यूनिट 6 पढ़ाऊंगा। ठीक है, चले, तो आज रिपब्लिक डे था तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक हो जाए। ओके, बाकी अपना टाइम वही टाइम, उसी टाइमिंग से हम कंटिन्यू सारे सिलेबस को करेंगे। ओके गाइस, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलिए, तो हम यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे थे। तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न करना, जितने भी वोटर्स होते हैं उनको अवेयर करना। ठीक है, ये 3 मेंबर्स इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो और कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्णय बच्चों यहाँ पे बहुमत से यानी सहमति से लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हमारे देश में होती होगी उसमें निर्णय किससे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटाया जाता है। लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको हटाया कैसे जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरीके से हटाया जाता है, आर्टिकल 124 में मेंशन है, क्लॉज 4, याद आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का 2 आधार है। कौन कौन सा 2 आधार है? एक है इनकैपेसिटी है और दूसरा मिसबिहेवियर है। अगर उन्होंने मिसबिहेव किया हो या अपने कार्य में वो सक्षम ना हो, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है कि इन्होंने अगर मिसबिहेव किया हो या कार्य करने में सक्षम ना हो। फिर प्रपोजल से पहले इनको नोटिस दी जाएगी और फिर इस पे जांच होगी, प्रपोजल आएगा और वहां पे फिर इनको लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वहां पे 2/3 से पास किया जाएगा और वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। उसी तरीके से ठीक इसी प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। ठीक है, बाकी जब मैं आप लोगों को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से सारी टॉपिक में कवर करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो गाइस, आगे देख के चलते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख रहे थे अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको रिमूवल प्रोसेस से हटाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। ओके गाइस, चलो, बाकी के 2 मेंबर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट हटाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं। तो वर्क एंड फंक्शन एंड पावर कह सकते हैं आप इनकी। तो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की क्या क्या शक्तियां हैं, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखो बच्चों, बात यह है स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव तथा उपचुनाव करवाना। याद रखिएगा, स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव तथा उपचुनाव करवाना। ठीक है, यानी कि इनका मकसद है पूरी तरीके से फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन को कंडक्ट करवाना।
किसी तरीके से कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ओके, किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बॉडी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा बोला गया है कि ये अपना काम निष्पक्ष तरीके से करेंगे। आगे बहस देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं। इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल के बाद में आप कह सकते हैं लिस्ट तैयार करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, किनकी? इलेक्शन कमीशन की होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। परिसीमन भी ये करते हैं। परिसीमन का मतलब है डिलिमिटेशन, जिसको हम जानते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है कि बच्चों जिससे जो मान के चलो हर अपने अपने एरिया का एक, जैसे आपका जो शहर है, आपका जो भी शहर है उसका एक लिमिटेशंस होगी ना। मान लीजिए कि आप अपने शहर में रह रहे हो और आपका शहर का जो एमपी का इलेक्शन वाला क्षेत्र है वो 5 किलोमीटर तक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। तो बस यहाँ तक ये एक बाउंड्री कर देंगे कि अब यही इसी के तहत में आपके शहर की वोटिंग होगी और यही लोग वोट करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र होता है अलग अलग तरीके से, तो उनका सीमाएं यहाँ पे डिसाइड कर दी जाती हैं, तो वो परिसीमन होता है। आगे ये घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ राजनीतिक दलों, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कैंडिडेट होते हैं और वोटर्स के लिए आचार संहिता जारी करते हैं। तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू करते हैं, आपको मालूम होगा। मोरल या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। आपको मालूम होगा जब भी हमारे यहाँ जैसे ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही साथ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी होती है, ये कैंडिडेट के लिए भी होती है और हमारे आपके वोटर जैसे मतदाताओं के लिए भी ये वोटर कैंडिडेट मतलब कि मॉरल कोड होता है, कंडक्ट होता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। आगे लेके चलते हैं। और साथ ही साथ चुनाव व्यय को सीमित करना, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों, जितने भी खर्च होते हैं उनको यहाँ पे क्या करते हैं, ये सीमित करने का काम करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीला ना हो पाए इलेक्शन। वैसे भी हमारे इंडिया का इलेक्शन जो अभी 2019 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, आपको मालूम है बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था, ठीक है। तो आपको खैर चलिए उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब आमतौर पे जो लिमिटेशन है ना हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए एक एमपी के लिए, वो 90 लाख है। बस एक सांसद 90 लाख रुपए खर्च कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन क्या आपको लगता है ये 90 लाख रुपए खर्च करते होंगे? मिनिमम मैं कह रहा हूं कि ये 30 से 50 करोड़ रुपए खर्च करते होंगे, ये कम से कम। एक विधायक खर्च करता होगा 15 से 20 करोड़ रुपए अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। और तो विधानसभा के लिए तो जो उसकी लिमिट है मुझे लगता है बस 60 लाख है। 60 लाख से ज्यादा ये नहीं खर्च कर सकते, 90 लाख से ज्यादा ये नहीं खर्च कर सकते लोकसभा के लोग। लेकिन खर्च कितना होता है रियली में, ये 30 से 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ज्यादा, बहुत ज्यादा खर्च होता है। फिलहाल तो मैं आपको एवरेज डेटा बता रहा हूँ, चले कोई बात नहीं। जब आप ही सोच लीजिए, जब ये इतना पैसा खर्च करके आएंगे तो क्या आपको लगता है कि हमारे आपके हित के लिए काम करेंगे ये? चलो, तो ये सब चीजों को ध्यान देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। और जनता जितनी अवेयर हो जाएगी उतने जल्दी ये अपने आप को सही हो जाएंगे। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता भी अवेयर हो, लोग भी अवेयर हो। और ये जो पॉलिटिकल खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली सारी ये सब ब्लैक मनी होती है ना, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जब एक ऑफिस लीगली वे में 90 लाख रुपए खर्च करना है, आप तो दिखला रहे हो 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन रियल में कितने खर्च कर रहे हो? एक्चुअली जितने भी आप देखते होंगे इलेक्शन टाइम में कि वोटर खरीदे जा रहे हैं ना, ऐसे ही खरीदे जाते हैं। कहीं शराब बढ़ रही है, कहीं क्या बढ़ रहा है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली चीजें हमारे देश में होती हैं। और जब इस तरीके से वोटिंग होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कैसे विकास होगा। तो ये सारी रिफॉर्म की जरूरत है। चलिए रिफॉर्म में हम कभी देख लेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है। फिलहाल तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। चले, तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे बात करनी थी, आज मैंने आपको ये चीजें समझा दिया। आइए कुछ हम राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में जानते हैं कि नेशनल पार्टीज जो हैं वो, आप मुझे पहले कमेंट करके ये बताइएगा कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन सी हैं ये भी बता दीजिएगा, अगर नहीं बताइएगा तो कम से कम देख लीजिएगा। चलो देखते हैं नेशनल पार्टीज दल के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखते हैं, यदि कोई दल विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 4 स्टेट में 6% वैलिड वोट प्राप्त करता है, समझिए मिनिमम 4 स्टेट में
6% वैलिड वोट पाता है तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को क्या दिया जाता है, नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है कि कम से कम 4 स्टेट में, वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, उन्हें टोटल वैलिड वोट का 6% वोट मिले तो ऐसी पार्टियों को हम नेशनल पार्टियां बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं। या और देख सकते हैं क्या हो सकता है, अथवा यदि कोई राजनीतिक दल कम से कम 3 राज्य मिलाकर लोकसभा में 2% सीटें हासिल करता है, यानी कि कम से कम 3 स्टेट में वो लोकसभा में 2% सीटें जीता है। अब 545 का बच्चों आप लोग 2% कर लीजिएगा, मुझे लगता है अप्रॉक्स 11-12 सीटें आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे चीजें समझ रहे होंगे। आगे हम यहाँ पे समझते हैं कि नेशनल पार्टीज के बारे में मैं तो आपको बता दिया। आइए अब स्टेट पार्टी की क्या क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि स्टेट पार्टियों का दर्जा किसे मिलता है, उसको हम देख लेते हैं। राज्य स्तर की पार्टी दल की मान्यताएं की योग्यता। अब इसे नेशनल पार्टीज आपको मालूम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, ठीक है, बीएसपी भी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस भी है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशनल पार्टीज हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने पूरा आपसे पूछा था टोटल बताइए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज हैं, कुछ का नाम तो मैंने बता ही दिया ना। ठीक है, सीपीआई, सीपीआईएम, ये सब भी नेशनल पार्टीज हैं। आइए हम बात करते हैं कि स्टेट पार्टी, जैसे अब आपके स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती होंगी। जैसे हमारे यूपी में, अब अगर स्टेट पार्टी की बात करूं तो हमारे यूपी से यहाँ पे देखिएगा एसपी है, बीएसपी है, ये स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, और भी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी। आप उसी हिसाब से आप जिस स्टेट में होंगे, अलग अलग स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे, तो आपके यहाँ भी कुछ क्षेत्रीय पार्टी होंगी। साउथ में एआईडीएमके है, डीएमके है, तो जैसे आप देखते होंगे ना, ये सब सारी चीजें हैं। तो अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं स्टेट लेवल पे, जहाँ पे उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होता है। ओके गाइस, तो आई होप आप, जैसे बिहार में राजद हो गई ना, आरजेडी, आरजेडी हो गई बिहार में, जेडीयू हो गया, जदयू जिसको बोलते हैं, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है, तो वहां पे ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की, मतलब क्षेत्रीय नहीं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं। तो अब इन ऐसी पार्टियों को बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, तो इसको भी समझ लेते हैं। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को, यानी उस पॉलिटिकल पार्टीज को, उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% वोट पाना चाहिए। यानी कि जितने भी, मान लीजिए अगर 100 वोट मिल रहे हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वोट, यानी कि 6 वोट उसको मिलना चाहिए। अब जितने भी वैलिड वोट पड़ते हैं उसका 6% आप निकाल लीजिएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से इनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देती है। साथ ही साथ आगे देख के चलते हैं और क्या है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज विधानसभा में कम से कम 3% या 3 सीटें जीतती हैं, तो 3% यानी कि कम से कम 13 सीटें होंगी। जैसे यूपी में मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में आपको मालूम होगा 403 सीटें हैं, प्लस 1, 404 टोटल सीटें हैं। ठीक है, तो अब कम से कम इस सीटों का, अगर यहाँ पे किसी स्टेट पार्टी का दर्जा इनको हासिल करना है, तो भैया 3% वैलिड वोट तो इनको पाना ही पाना होगा, मतलब सीटें जीतना होगा, वैलिड वोट नहीं, 3% सीटें जीतना होगा। तो अब 404 का 3% निकाल लीजिएगा, तो उस हिसाब से इनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख के चलते हैं, यदि किसी राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो, तो वो भी एक स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कम से कम 4 राज्यों में हो, ठीक है, कहीं भी स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो राज्य पार्टी होगी। तो अलग अलग स्टेट में जैसे आप देखते होंगे, शिवसेना है महाराष्ट्र में, और एनसीपी तो नेशनल पार्टीज हो गई है, और ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टेट में होते होंगे। अकाली दल है, पंजाब में है, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ओके गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम सारी चीजों को कवर करते हैं। आइए जनप्रतिनिधि कानून के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली जनप्रतिनिधि कानून क्या होता है गाइस। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि कानून को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। तो जनप्रतिनिधि कानून क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज के बारे में समझ में आ गया होगा।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है उसमें भी समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्क क्या हैं, फंक्शन क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को हम यहाँ पे देख के चलते हैं। एक्चुअली क्या है ये समझते हैं। भारतीय संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा चुनाव के संबंध में यह पहला कानून था और यह संविधान के भाग 15 के अंतर्गत जो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 भारत के चुनाव व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। यानी आपको मैं यहाँ पे एक फैक्ट चीजें बता दूं गाइस, ये इलेक्शन क्या है पार्ट 15 में मेंशन है और आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो 324 से लेकर के 332 तक यहाँ पे चुनाव व्यवस्था से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं। आइए हम देखते हैं क्या है फिर ये जनप्रतिनिधि कानून क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और उससे पहले भी देखते हैं कुछ फैक्ट चीजें। संविधान संसद को संसद तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। इसी अधिकार के अंतर्गत संसद ने प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किए हैं। जनप्रतिनिधि कानून 1950 में निम्नलिखित प्रावधान है। यानी कुछ रिफॉर्म करने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया है कि और समय समय पर उस एक्ट में अमेंडमेंट होते रहते हैं बच्चों। तो इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। घबराइए नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये एक्ट बना क्यों है, इस एक्ट में है क्या। जैसे सबसे पहले तो 1950 का जब एक्ट आया था, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, यानी कि इलेक्शन में कुछ रिफॉर्म होने चाहिए ना हमारे यहाँ। अब ऐसे ही हर कोई चला आएगा इलेक्शन जीत करके तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मतदाताओं की योग्यता बताई गई है। यानी अभी देखिएगा वोटर्स जो हम आप हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वोटिंग करने के लिए। तो भैया कम से कम आपको मालूम है पहले 21 साल एज थी, इसको घटा करके 18 ईयर कर दिया गया है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये एज घटाई गई थी। ठीक है, आपसे यूपीएससी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए किस ईयर में और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एज 21 से घटा के 18 की गई थी, आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मतदाता सूची का निर्माण करना। तो जो आपके लिस्ट होती है ना, आप देखते होंगे जब आप कभी वोटिंग करने जाते होंगे तो पहले लिस्ट में आप अपना नाम चेक करते हो कि आपका नाम है कि नहीं। वो सारी चीजें इसमें किया गया था। डिलिमिटेशंस को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया, परिसीमन के बारे में जैसे अभी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ संसद में लोकसभा तथा राज्यों की विधायिकाओं में सीटों का आवंटन करना भी इनका काम है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो जितनी भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ये भी इस एक्ट के तहत किया गया था, 1950 के एक्ट के तहत किया गया था। चले आगे हम देख के चलते हैं 1951 में क्या हुआ था। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, आरपीए कह सकते हैं आप शॉर्ट में। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 हो गया, 1951 पढ़ते हैं। आरपीए एक्ट 1951। बच्चों देखो इसमें किया गया था, इसी अधिनियम में भारत में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कानून बनाया गया। सबसे पहले तो इलेक्शन से रिलेटेड, इसके इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड क्या किए गए हैं, इसमें लॉ बनाए गए हैं। और साथ ही साथ चुनाव कराने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है। समझे, जैसे चुनाव संबंधी अपराध तथा उससे जुड़ी सजा। यानी कि अगर कुछ क्राइम होता है, मान लीजिए इलेक्शन के समय में कोई क्राइम होता है, तो वो अपराध के तहत जो भी किया रहेगा उससे रिलेटेड कितनी ज़्यादा सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आपको मालूम है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन कराती हैं, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो किसी न किसी चीज़ के लिए, वैसे राजनीतिक दलों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शंस के बारे में आगे। आरपीए यहाँ पे हम देख के चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1989 में क्या हुआ था, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मालूम है जब भी इलेक्शन होता है हमारे यहाँ तो बूथ कैप्चरिंग की और बहुत सी सारी चीजें सुनाई पड़ती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बूथ कैप्चरिंग से बचने के लिए आरपीए एक्ट लाया गया था 1989 में। और बोला गया था कि अगर कोई बूथ पर कब्जा करता है तथा चुनाव के दिन मतदान केंद्र में 100 मीटर की परिधि में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने तथा शराब बेचने या बांटने की सजा अधिकारियों के लिए 3 साल के लिए है और सामान्य जनता के लिए 1 साल के लिए है। ये समझिए क्या है। आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्शन, यहाँ पे आपका बूथ है, ये आपका बूथ है। आप बूथ समझते होंगे ना, जहां पे आप लोग वोट करने जाते हैं। तो बूथ से बोला गया है 100 मीटर तक
कोई भी इसके अंदर वेपन्स हथियार वगैरह लेकर नहीं जाएगा, कोई भी वेपन्स वगैरह लेकर नहीं जाएगा। साथ ही साथ कोई भी कब्जा नहीं करेगा बूथ पे, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है या फिर शराब वगैरह, हमको आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है ना इलेक्शन टाइम में, इलेक्शन टाइम का शराब तो लोग गजब पीते हैं, खुल के पीते हैं यहाँ पे। आपने उसमें देखा होगा जब लॉकडाउन में जब शराब की परमिशन गवर्नमेंट ने दी थी, ठीक है, तो किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी थी। फिलहाल तो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन शराब बेचना या बांटने का काम करते हैं ये लोग इलेक्शन से पहले। अगर ऐसा होता है तो वो, अगर कोई ऑफिसर्स होगा, कोई अधिकारी ये काम करेगा, तो कम से कम उसको 3 सालों की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, ध्यान रखिएगा। और समान जनता के लिए, यानी कोई नॉर्मली अगर कोई ये काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, आपको सजा 1 सालों के लिए होगी। तो ये कानून है, इस कानून को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर बहुत से ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं ना, मालूम है ना, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे हो जाते हैं वो लगते ही नहीं कि ऑफिसर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लगते हैं स्पोक पर्सन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो हमारे यहाँ ऑफिसर जब बनते हैं, कितनी मेहनत से लोग ऑफिसर बनते हैं ना, बहुत से कस्में वादे करते हैं कि हम जनता का सहयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे नेता लोग करते हैं। तो फिलहाल तो नहीं करना चाहिए, इन्हें भी अपनी ईमानदारी पे रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल, आपको तो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेगा ऑफिसर्स को। तो ऑफिसर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे अपने आप को, इस प्रेशर को डील करे और हैंडल करके आगे निकले। इसीलिए तो एक ऑफिसर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग चीजें उनको सिखाया जाता है, ठीक है, कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कैसे करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ऑफिसर बहुत मेहनत से बना जाता है। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग भी जानते रहिएगा कि आरपीए एक्ट 1989 में इस तरीके की सजा का प्रावधान है। और ठीक इसी तरीके से 1996 का आरपीए है, उसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ था, उसमें भी हम समझ लेते हैं आरपीए एक्ट 1996 में क्या हुआ था। वही सेम चीज, बूथ पर कब्जा करना तो था, चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर 100 मीटर की परिधि में हथियार लेकर के जाना या शराब बेचना या बांटना। तो अधिकारियों के लिए सजा, जैसे उसमें 3 साल थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट किया गया, बोला कम है सजा, सजा बढ़ाया जाए। तो अधिकारियों के लिए, एक सेकेंड, अधिकारियों के लिए सजा क्या रखी गई है, 5 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और समान जनता के लिए सजा 3 साल की रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए, चलिए, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई उत्पीड़न या इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध किया जाएगा। 1996 के आरपीए एक्ट में ये बात कही गई है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई केसेस होगा, मतलब महिलाओं से, जैसे कोई एमपी है, एमएलए है, उसने महिलाओं के खिलाफ कोई उत्पीड़न किया होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट या कुछ भी किया होगा, या इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, तो उसको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग, ठीक है। और चुनाव प्रचार की जो अवधि है 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल इलेक्शन प्रचार करने की जो परमिशन है ऑफिशियली, वो सिर्फ 14 दिन की है, ठीक है। बाकी कितना दिन प्रचार होता है आप सबको मालूम है। और चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, ऑब्जर्वर यहाँ होते हैं। और एक व्यक्ति 2 सीट से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति, बोला गया है, एक व्यक्ति 2 से अधिक सीट से इलेक्शन, 2 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो हमारे यहाँ देखिएगा, इसकी रिफॉर्म की मांग हो रही है कि नहीं भैया, आप एक इंसान को एक सीट पे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बस, बाकी नहीं। एक व्यक्ति 2 सीट से न लड़े, लेकिन ऐसा ही हो रहा है कि कुछ लोग हमारे यहाँ लड़ते भी हैं ऐसा। चलो, एक व्यक्ति 2 सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। आइए हम लास्ट में यहाँ पे देख के चलते हैं आरपीए एक्ट 2010 को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं गैस। तो क्या है आरपीए एक्ट 2010 को यहाँ पे हम समझेंगे। इसमें विदेशों में रह रहे भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो जो 6 महीने लगातार विदेश में रहा हो, आपको मालूम होना चाहिए पहले ऐसे ये इनको ये राइट्स नहीं दिए गए थे, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाद में इस एक्ट के तहत अमेंडमेंट किया गया आरपीए एक्ट 2010, आरपीए एक्ट 2010 में, और बोला गया कि जो विदेशों में रह रहे एनआरआई हैं, वो उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आज आपको यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से हम इलेक्शन के बारे में देखते हैं। तो जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आज मैंने इलेक्शन के बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कराई हैं। और फिर मैंने आज आपको चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है।
राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है, आरपीए एक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आज आपको डिस्कस की हैं। आई होप आप लोग चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चले गाइस, अब आपको कल हम अपने टाइम पे मिलेंगे और वही यूनिट के साथ उसी चार्ट के साथ जो मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा था, मैं आपको आईआर ही कंटिन्यू करूंगा। ओके गाइस, तो आज रिपब्लिक डे था तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे कुछ नए टॉपिक दे दिया जाए। बाकी जैसे आप लोगों का सिलेबस चल रहा था उसी अकॉर्डिंग चलेगा, आईआर वाला सेगमेंट और इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला सेगमेंट। ओके, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। जो नए बच्चे हैं, जो चैनल्स पे अभी पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे टेलीग्राम लिंक है, तो प्लीज वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक देख लीजिएगा और इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए कि हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ गाइस, लेट्स क्रैक इट, वो हो जाए। ठीक है, तो चलने से पहले फिर मैं बोलूंगा यूज माई रेफरल कोड SAF10, तो आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज कर सकते हैं एंड 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो गाइस चलिए, अब हम आपको ठीक 12 बजे से, यानी कि फौरन अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको स्पेशल क्लास में मिलता हूं और वहां पे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सभी लोग मुझे स्पेशल क्लास पे ज्वाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को लेकर के आया हूं। ओके, तो बस यही कहूंगा गाइस, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।